तो बच्चों ये है आज का हमारा अध्याय राम का वन गमन। अब राम का वन गमन जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये पेज नंबर 20 पर आपको देखना है। ठीक है, तो राम के वन गमन में हम आगे का अध्याय देखते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। कोक भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राजाभिषेक को तैयारी करते हुए, गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ने के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। अब बच्चों यहाँ पर जैसे कि कोक भवन की घटना की जानकारी अभी यहाँ किसी को नहीं है, तो ये बात तो किसी को पता नहीं थी, क्योंकि वरदान मांगने के बाद से वो कैकेयी के भवन में थे राजा दशरथ। तो यहाँ वो चीज़ किसी को पता नहीं थी। अब ना जानने के हालत में यहाँ सभी नगरवासी सब लोग रात भर जाग रहे थे, क्योंकि अगली ही सुबह राजा राम का राज्याभिषेक था। लेकिन कैकेयी क्या थी, वो अपनी जिद पर ही अड़ी थी। राजा दशरथ उसे बार बार समझाते रहे। नगरवासी सभी लोग राज्याभिषेक की तैयारी में थे, यहाँ तक कि गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी रात भर नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक जो था, तो उसके लिए कोई भी कमी ना रह जाए। और दिन चढ़ने के साथ साथ चहल पहल और बढ़ जाती है, क्योंकि जिस दिन अगर हमारे घर में किसी चीज़ का आयोजन है, तो उसकी चहल पहल सुबह से बच्चों हो जाती है। हम घर में एक छोटी सी पूजा भी करवाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं ना कि सुबह से ही काम, एक दिन पहले से सारी तैयारियां होना, फिर दूसरे दिन जिस दिन होना है पूजा, उस दिन भी देखिए सुबह से चहल पहल कितनी हो जाती है। मेहमान आते हैं, हम लोग तैयार होते हैं, घर के और रिश्तेदार आते हैं, घर के बड़े लोग आते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या हो गया था, दिन चढ़ने के साथ साथ चहल पहल और बढ़ जाती है। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में है। अब हर व्यक्ति क्या कर रहा है, हर एक पूरी तैयारी को कंप्लीट करके, यानी पूरी तैयारी करने के साथ साथ वे इस चीज़ का भी इंतज़ार करें कि वो समय अब कब आएगा जब राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करेंगे। तो इसके साथ साथ अब हम आगे देखते हैं। महामंत्री सुमंत कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत तत्काल राजभवन पहुंचे। अर्थात बच्चों, अब यहाँ पे महामंत्री सुमंत थोड़े असहज का मतलब ये होता है बच्चों कि असहज मतलब वो थोड़े कुछ शंका में थे। यानी आदमी कुछ सोचता नहीं रहता है, तो चाह के भी उसे कह ना पाता है। जब उसे कह ना पाए और लेकिन वो परिस्थिति क्या, उसके अंदर ही वो उसे परेशान करती रहे, तो असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में बातचीत की। तो पिछली शाम से महाराज को किसी ने भी नहीं देखा था। तो कुछ लोगों को ये भी लगा कि भाई इतना बड़ा आयोजन है तो उसमें वो व्यस्त होंगे, इस नाते से महाराज कल से दिखाई नहीं दिए हैं। महर्षि ने सुमंत को राजभवन में भेजा। यानी गुरु वशिष्ठ ने महर्षि सुमंत को राजभवन में भेजा कि जाओ देख कर आओ, पता करो क्या बात है, क्योंकि समय बहुत तेजी से बीत रहा है और अब शुभ घड़ी भी निकट आ रही है। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। अब सारी की सारी तैयारियां बच्चों हो चुकी हैं। तैयारी में कुछ भी शेष नहीं था। केवल महाराज का आना शेष था। यानी कि अब सब तैयारी, सारे सामान को इकट्ठा किया जा, पूजे की पूरी तैयारी हो चुकी थी। केवल महाराज के आने का ही इंतज़ार था। तो इस नाते से गुरु वशिष्ठ ने बिना देरी किए महामंत्री सुमंत को तुरंत राजभवन में भेजा कि जाओ पता करके आओ कि महाराज कहाँ हैं और कब तक पधार रहे हैं। तो सुमंत तत्काल राजभवन में पहुंचते हैं और इसी के साथ सुमंत बहुत तेज़ी के साथ राजभवन में जाते हैं और पता करने के लिए कि राजा दशरथ कहाँ हैं, क्योंकि अब पूरे आयोजन में उन्हीं की एक कमी थी। बाकी सारे आयोजन की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तो इस नाते से अब वो राजभवन की तरफ बढ़ते हैं और देखने जाते हैं कि राजा दशरथ कहाँ पर है और किस अवस्था में है। तो अब हम इसके आगे का पैराग्राफ देखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं।